मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत नामक पुस्तक से अध्याय संख्या 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, इस अध्याय के पहले टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यानी पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत उपलब्ध हैं। तो चलते हैं इस प्रकरण की ओर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत। इससे पहले समझना चाहिए कि आंतरिक संरचना होती क्या है। यानी जैसे कि हमारा मानव शरीर है, मानव शरीर के अंदर आप जानते हैं हड्डियां हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, खून हैं और न जाने कितने अन्य तत्व मौजूद हैं हमारे शरीर के अंदर। तो कहते हैं कि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो इसी प्रकार से जिसके बारे में जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है बाहर से, जो अंदर है और जो बाहर से दिखाई नहीं दे रही है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप है। यानी उसके बारे में हम बाहर से देख करके नहीं पता कर सकते, तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप। और जो इस चीज़ के बारे में हम डायरेक्टली हमें पता लग जाता है कि भैया देख, बाहर से देख के पता लग जाता है कि यह चीज़ देखो, शरीर का रंग ऐसा है, इसके ऊपर बाल हैं, नखून हैं, नखून बढ़े हुए हैं, शरीर के ऊपर, हमारे सर के ऊपर बाल हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ें। तो जैसे चीज़ हम देख करके पता लगा देते हैं उसे हम डायरेक्ट सोर्सेज यानी प्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं, और जिसके बारे में हमें प्रत्यक्ष रूप से पता लगता है तो उसे हम अप्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। तो चलते हैं और इस स्लाइड की ओर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारा ज्ञान अनुमानों पर ही आधारित है। बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे हम सिर्फ एक अनुमान ही लगा पाते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इससे संबंधित सूचना का कुछ भाग प्रत्यक्ष स्रोतों तथा अधिकांश भाग अप्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त होता है। ये कहना चाहता है कि ज़्यादातर जो सूचना, जो हम अनुमान लगा रहे हैं, जो सूचना या इन्फॉर्मेशन जो मिलती है हमें, उसका जो कुछ ही भाग ऐसा है जो हमें डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष स्रोतों से पता लगता है, लेकिन ज़्यादातर भाग हमें इनडायरेक्ट रूप में हमें इसकी जानकारी मिलती है। यानी पृथ्वी के अंदर के बारे में इनडायरेक्ट रूप से ही पता लग पाता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में मनुष्य का ज्ञान बहुत ही सीमित है। अब मनुष्य ज्ञान सीमित क्यों होगा? क्योंकि उसके पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं होगी जिससे कि वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर सके। इसीलिए उसने कहा है कि मनुष्य का ज्ञान बहुत ही सीमित है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा ग्रह है जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस 6370 किलोमीटर है। बताइए, जब इसकी रेडियस से इतना है तो डायमीटर तो इसका डबल हो गया। तो इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा इसकी रेडियस और डायमीटर है, तो ये बहुत बड़ा ग्रह है जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। यह अंदर से इतनी गर्म तथा घनी है कि इसके केंद्र तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। अब मान लो भैया, चलो कोई बात नहीं, बाहर से बारे पता लग रहा है, जो बहुत सारी चीज़ें दिखती है पृथ्वी पर, लेकिन अंदर कैसा है, अंदर के बारे में बताते हैं कि ये काफ़ी गर्म है और इतनी डेंस है कि इसके सेंटर तक अभी तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है। तो आइए चलते हैं प्रत्यक्ष स्रोतों तथा अप्रत्यक्ष स्रोतों की ओर पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है। जैसे आपने कभी सुना होगा, अखबारों में, टीवी पर भी आता है कई बार कि छोटा सा बच्चा बोरवेल में गिर गया उसमें पृथ्वी के अंदर। तो जब बोरवेल में गिर जाता है तो उसके बारे में सूचना कैसे मिलती है? जब तक किसी ने उसको देखा नहीं हो। कैसे? अंदर घुस के तो नहीं देख पाएगा क्योंकि अंधेरा रहता है। गिरते हुए कोई उसको ने देखा हो तो तुरंत उसे सूचना दी जाती है और जा करके तुरंत वो डिसास्टर मैनेजमेंट वाले लोगों को बुलाया जाता है और वो अपने विभिन्न यंत्रों के माध्यम से उससे संपर्क करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपने देखा, सबसे पहले ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है पाइप के माध्यम से, और ऑक्सीजन पाइप के माध्यम से उसके बाद क्या होता है, कैमरा शास्त्र में दिया जाता है कि देखा जाता है कि उस बच्चे की पोजीशन या वो जो भी जीव जंतु जो नीचे गिरा है उसकी पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? हाँ, एक इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं, डायरेक्ट नहीं है, जब हमें उसके बारे में पता नहीं अंदर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। अब मान लीजिए ऐसे कि आप गड्ढा खोदते हैं, तो गड्ढा खोदने पर जो क्या है, वो चीज़ें जो अंदर हैं वो बाहर निकल के आती हैं, तो उससे आप डायरेक्ट सोर्सेस
कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो हमें बाहर निकलने बाद दिखाई दे रही हैं तो ये है। लेकिन जब तक वो चीज़ अंदर थी तब तक हमारे लिए क्या है, हम अंदर जब तक नहीं जा रहे हैं, लकोद के नहीं जा रहे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में अभी आपको बता रहा था मैं। तो चलते हैं और आगे अपनी स्लाइड को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष स्रोत। तो पृथ्वी के अंदर के बारे में जानने के लिए सबसे पहला जो डायरेक्ट सोर्स है वो है खनन, जिससे अभी मैं क्या था, गड्ढा खोदना, वह माइनिंग इसे हम कहते हैं। बड़े पैमाने पर जब की जाती है जैसे माइनिंग कहते हैं या खनन कहते हैं। खनन अथवा धरातलीय चट्टानों से प्राप्त की गई चट्टानें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और पृथ्वी की संरचना के संबंध में भी जानकारी देती हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित रॉबिन्सन गर्त है, जहां से बहुत बड़ी मात्रा में सोना निकाला जाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि जब हम खाना धरते चट्टानों को तोड़ते हैं तो उससे बहुत बड़ी जो चट्टानें मिलती हैं, या गड्ढा खोदते हैं तो उससे बहुत बड़ी चट्टानें निकलती हैं, और उस चट्टानों से पता लगता है कि अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे आप ज़मीन को खोदने अभी यहाँ लग जाएंगे तो नीचे मिट्टी मिट्टी भरूड़ी मिट्टी मिलेगी, अगला टाइप मिट्टी निकलेगी, उसके फिर पत्थर आ जाएगी, फिर पत्थर फिर कुछ और आएगा। तो सर इस पर रखते हैं, हाँ भी पहले ये मिलेगा, उसके बाद फिर ये मिलेगा, उसके बाद ये चीज़ें मिलेंगी। तो जब निकालने के बाद ही तो पता लगा, उससे पहले तो नहीं पता था। अगर हम बिना निकाले उसको जानने का प्रयास करें तो क्या पता लगेगा कि नहीं। जैसे आजकल ने बताया, एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है कि डॉक्टर के, मान लीजिए किसी के शरीर के अंदर कोई जीवाणु चला गया, ठीक है, कोई भी चीज़ फंस गई, उसके बारे में कैसे पता लगेगा। दर्द करहा रहा है, अरे भाई क्या बात होगी, करहा क्यों रहा है, पेशेंट करहा रहा है, तो डॉक्टर भी तो पहले क्या खाया था पूछेगा, सब चीज़ें। तो जब उसे कुछ डाउट लगेगा, जब उसे बाहर से पता नहीं लगेगा, छूने से चेक करने से इसे पता नहीं लगता है, तो फिर वो क्या करेगा, इनडायरेक्ट रूप से आप देखा हो एक्सरे करेगा, या इनडायरेक्ट रूप से कोई रेस भेजेगा जो कि टकराएगी उस पदार्थ से, और फिर वो वापस निकल के आया। अल्ट्रासाउंड भी अपने यही सिस्टम है। तो ये सब क्या चाहिए, इनडायरेक्ट तरीके से जब उसका एक बाहर से फोटोज निकल के आते हैं तो इनडायरेक्ट सोर्सेज वो कहलाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सोर्सेज की। तो डायरेक्ट सोर्स में क्लियरली हमें पता है कि उसको हम वहाँ गए और जाने के बाद उसके बाद हमें पता लगा कि वो चीज़ें क्या हैं। अगला है प्रवेधन परियोजना। प्रवेधन मतलब होता है किसी को भेदना। अब भेदने का मतलब क्या हुआ, जैसे माइनिंग कर रहे हैं वैसे ही समुद्री प्रबंधन यहाँ की बात है यहाँ पर, कि समुद्र के अंदर उसको जा करके जो नीचे चट्टान है उसको खोदना पड़ता है। विश्व भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये हैं गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना और समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। आज तक सबसे गहरा प्रवेधन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। और तीसरा है ज्वालामुखी उद्गार। अब ये क्या चीज़ है, ज्वालामुखी ज़रा सुनाई हुआ आपने, ज्वालामुखी पर्वत होते हैं और जहाँ से ज्वाला निकलती है, नहीं ज्वालामुखी का ज्वाला का मुख, उद्गार मतलब बाहर निकलना। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में से निकलने वाले पदार्थ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, क्योंकि ये प्रयोगशाला में अन्वेषण के लिए यानी खोज के लिए काफ़ी उपलब्ध होते हैं। यानी ठीक है, अंदर से ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाले जो लावा है या पदार्थ है, जो भी धूल मिट्टी राख कण सब निकलता है, उसके बारे में हमें अंदर बारे जानकारी कब मिलती है, जब वो चीज़ें बाहर स्वतः ही निकल के आती है। तो डायरेक्ट सोर्सेज वो भी कहलाएगा। जब तक वो नहीं निकली थी तब तक वो इनडायरेक्ट सोर्सेज था। वो जो पदार्थ अंदर ही रहे तो इनडायरेक्ट सोर्स से हमें पता लग रहा है, और डायरेक्ट तब है जब वो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। तो ये समझ क्लियर होगा कि डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज का मतलब ये हुआ। डायरेक्ट में क्या होता है कि वो सारी चीज़ें हमें अंदर से जब जा कर के हम कंफर्म हो गए कि ये चीज़ वहाँ से आई है, तो वो डायरेक्ट सोर्सेज था। इनडायरेक्ट में हमें नहीं, हम अंदर नहीं जा रहे हैं, हम बिना प्रवेश किए बिना सब कुछ किए हमने उसका बाहर से ही जाके अनुमान पता लगा लिया कि ये चीज़ें वहाँ से होती है। अब इनडायरेक्ट सोर्स पर आते हैं, चलते हैं। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में 5 हैं। विभिन्न स्रोतों द्वारा प्रमाण एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं, और ये प्रमाण हैं डेंसिटी पर बेस्ड, घनत्व पर आधारित, तापमान पर आधारित, दबाव पर आधारित, भूकंपीय तरंगों पर आधारित और उल्काओं पर आधारित। बताइए इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको आप डायरेक्टली बता कह सकते हैं। डेंसिटी आपको नहीं पता लगेगा, नहीं पता। टेम्परेचर आपने क्रिएट नहीं किया, प्रेशर आपने क्रिएट नहीं किया, ना भूकंपीय तरंगों को आपने बनाया है और ना उल्काओं को आपने बनाया। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो कि इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। तो चलते हैं क्या करके इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला है घनत्व पर आधारित प्रमाण। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, अर्थात पृथ्वी का भार
अपने समान आकार वाले जलपिंड से 5.5 गुना अधिक है, परंतु भूतल पर बिछी हुई अवसादी चट्टानों का घनत्व केवल 2.7 है। ये कहना चाह रहा है कि जो ऊपर की लेयर है हमारी, वो ऊपर की लेयर पर केवल डेंसिटी कम है, और जैसे जैसे हम अंदर जाते रहते हैं वहाँ से जैसे डेंसिटी ज़्यादा होती जाती है। और लिखा है एवरेज जो डेंसिटी हमारी पृथ्वी की वो है 5.5। न्यूटन्स का अपने ग्रेविटेशनल सिद्धांत पढ़ाइए प्रिंसिपल, तो उसके अनुसार ये बताया गया है। इसके नीचे बिछी हुई आग्नेय शैलें सबसे ऊपर कौन सी है? अवसादी शैल, क्योंकि अवसाद से नहीं है, तो अवसादी शैलों का डेंसिटी कितनी है? 2.7 है। इसके नीचे बिछी हुई आग्नेय शैल से बनी परत का घनत्व भी 3.0 से केवल 3.5 तक ही है, यानी ज़्यादा नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी के क्रोड का घनत्व 11 से 12 है लगभग, डेंसिटी नीचे ज़्यादा है और ऊपर डेंसिटी कम है। बढ़ते हैं आगे। तापमान पर आधारित प्रमाण। पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर खानों के खोदने से यह पता चलता है कि जैसे जैसे हम धरातल से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है। ज्वालामुखी उद्गारों और गर्म जल के झरनों से इस बात की से पुष्टि होती है कि साधारणतः 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर की बात ये कहना चाह रहा है, सीधी सी बात है कि जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, या कोई आपने देखा भी होगा, अगर आप कुएं के अंदर जाएँ गाँव में, आप देखा होगा, तो जैसे नीचे जाओगे तो आपको घुटन सी महसूस होगी और आपके पसीने छूटने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर नीचे जाते हैं बढ़ता है। यह से ही बता रहा है कि एक साधारणतः तौर पर बताया गया 32 मीटर की गहराई पर अगर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि गहराई के साथ साथ तापमान में वृद्धि की दर कम होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान का कारण है उसकी आंतरिक शक्तियाँ, उसके यहाँ पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं और रेडियोधर्मी पदार्थों का स्वतः विखंडन। यानी कि साइंटिस्ट तो कह रहा है कि गहरे जैसे डेप्थ में जाओगे तो टेम्परेचर में वृद्धि की दर वो कम होती जाएगी, यानी कि टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन वो कहता है कि पृथ्वी के अंदर अब टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, वो उसका कारण ये है कि वहाँ पर उसके अपने इंटरनल फोर्सेस अवेलेबल हैं, वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिससे कि अपने आप को ऊर्जा निकलती है, विखंडित होती है, इसीलिए वहाँ पर गहराई के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। तो चलते हैं तीसरे अप्रत्यक्ष स्रोत की ओर, उसका है दबाव पर आधारित प्रमाण। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में घनत्व तथा तापमान की भांति दबाव में भी वृद्धि होती है, परंतु जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं दाब में वृद्धि होती जाती है। बाहरी क्रोड में दाब बहुत तेज़ी से बढ़ता है, आउटर कोर की बात कर रहा है। पृथ्वी के केंद्र पर सबसे ज़्यादा दबाव होता है, जो कि लगभग 3600 किलोबार के आसपास होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि दबाव में यह वृद्धि बाहरी परतों के कारण है, जबकि अन्य वैज्ञानिकों का विचार है कि पृथ्वी के भीतरी भाग में स्थित पदार्थ ही भारी हैं, जिससे वहाँ दबाव अधिक होता है, और अधिक दबाव के कारण ही ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और उसी प्रेशर जब बन जाता है, जैसे अपने गैस बन जाती है पेट में, गैस बन जाती है तो क्या होता है? दबाव बढ़ता है, दबाव बढ़ता है तो फिर बहुत ज़्यादा होता है तो वो वोमिटिंग के रूप में बाहर आता है, तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो ये सब इंडेक्सेस हैं। अब आते हैं भूकंपीय तरंगों पर आधारित। चौथा, पृथ्वी के आंतरिक भागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में भूकंपीय तरंगों का बहुत ही विशेष महत्व है। इस संबंध में सबसे सर्वप्रथम प्रयास मोहरो विशेष नामक विद्वान ने किए थे। उन्होंने बताया कि भूकंप के समय 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। पहला प्राथमिक तरंगें, दूसरा द्वितीय और तीसरा धरातलीय तरंगें। प्राथमिक तरंगों में ये ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं, जिनमें संचरण और दोलन एक ही सीध में होता है। संचरण मतलब मूवमेंट करना, दोलन मतलब ऑसिलेट करना। द्वितीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, जिनमें संचरण दिशा तथा कणों के दोलन की दिशा एक दूसरे के समकोण पर होती है। तीसरा धरातलीय तरंगें मुख्य रूप से धरातल तक ही सीमित रहती हैं, ठोस, तरल एवं गैस तीनों ही माध्यम से गुजर सकती हैं। अंत में है उल्काओं पर आधारित प्रमाण। अंतरिक्ष से पृथ्वी तक पहुंचने वाली उल्काएं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सूचना का एक अन्य प्रत्यक्ष स्रोत है। इसका कारण यह है कि उल्काओं की रचना भी पृथ्वी की रचना के समान ही हुई थी। उल्काओं से प्राप्त पदार्थ एवं उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं, जिनसे हमारी पृथ्वी की रचना हो, यानी सिमिलर हैं। तो उल्काओं की अनुप्रस्थ परिच्छेदिका यानी कि प्रोफाइल जिसे हम कह सकते हैं, उसका अध्ययन करने से पता चलता है कि इनमें परतें पाई जाती हैं और जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में भी उपस्थित हैं। ये प्रोफाइल का यहाँ जो लिखा है,
उसका मतलब होता है जैसे आप आलू को काटें या किसी सब्जी को काटें, जब तिरछा काटेंगे तो उससे आपको क्या लगेगा, पेड़ को ही काटते हैं तो उससे रिंग्स दिखती हैं। ऐसे उसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो वो जो परतें पाई जाती हैं वो पृथ्वी की अंत संरचना में भी पाई जाती हैं। इस प्रकार से आज आपका ये प्रकरण समाप्त है। छोटा सा गृहकार आपको दे रहे हैं, ये सारे प्रश्न उत्तर ध्यान से पढ़िए प्रश्न, और इनके उत्तर आपको इसी प्रकरण में आपको आसानी से मिल जाएंगे। कल फिर एक नए प्रकरण को लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।